नमस्कार। न्यू एजुकेशन स्टेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो क्लास 12th का प्रथम लेसन और रीड के लिए भी उपयोगी है। तो हम इस लेसन के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आवृतबीजी पादपों में जन्म अर्थात रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आपको पता होगा क्लास 9th के अंदर एक टॉपिक आता है पादपों का विभाजन, जिसके अंदर हालांकि पादपों को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, पुष्पोद्भिद अपुष्पोद्भिद। तो इन पुष्पोद्भिद पादपों के अंदर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो प्रकार के पौधे आते हैं। तो आज हम एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंजियोस्पर्म खुद होते क्या हैं? आपने देखे होंगे आवर्त बीजी अर्थात बीजों से संबंधित है, यानी ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण पाया जाता हो, उस बीजों को आवर्त बीजी पौधे कहते हैं। तो ऐसे खूब सारे पौधे हैं अपने यहाँ पर वातावरण में देखने को मिलते हैं। तो हम इन पौधों के अंदर जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ये क्लास 12th साइंस का प्रथम लेसन है। सबसे पहले जो आवृतबीजी पादप होते हैं उसका जो है लक्षण क्या है उसके बारे में नॉर्मली आपको बता देते हैं। हालांकि आवृतबीजी पादपों के लक्षण तो खूब सारे जो है 11th क्लास के अंदर दिए हुए हैं, विस्तृत जानकारी वहां मिलती है, लेकिन फिर भी हम विशिष्ट जो जनन से रिलेटेड लक्षण है उनके बारे में हम यहाँ पर आपको कुछ बता रहे हैं। जैसे कि पहला जो इनका जो लक्षण है वो है अस्पष्ट पीढ़ीय अंतरण। पीढ़ीय अंतरण आपने नाम सुना होगा। पीढ़ीय अंतरण का मतलब होता है कि इसके अंदर अल्टरनेट जनरेशन उत्पन्न होती है। दो प्रकार की जनरेशन होती है। एक जनरेशन होती है बीजाणुद्भिद और दूसरी होती है युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद जो होता है वो द्विगुणित होता है, वो पादप का शरीर होता है पूर्ण, और युग्मकोद्भिद जो होता है वो अगुणित होता है। यानी पौधे के अंदर हम बीज को बोते हैं, उससे जड़, तना, पत्तियां और फल फूल निकलते हैं, और फूल से वापिस है वो उसके अंदर फल बनते हैं और बीज बनते हैं, और बीज के बाद में वापिस से फिर से युग्मकों का निर्माण होता है। तो इन युग्मकों के निर्माण के फलस्वरूप पुनः बीज उत्पन्न होते हैं और नया पौधा बनता है। तो ये जो इनका एक एकांतरण है, पीढ़ी है, वो एकांतर चलती रहती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली, यानी बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद, ये अल्टरनेट क्रम में है वो चलती रहती है। तो इसके अंदर है वो अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, पादप का शरीर द्विगुणित और बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट, और अगुणित युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स होता है वो अगुणित होता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख रिप्रोडक्शन से संबंधित, जनन से संबंधित जो है वो इनके प्रमुख लक्षण है। हम यदि जनन की सीधी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी ये बनेगी कि जीवों के अंदर देखा जाए तो पौधे भी सजीव है, तो सजीवों के अंदर या जीवों के अंदर, हम यहाँ पर पौधों की बात करेंगे क्योंकि आवृतबीजी एक पौधा सभी पादप है। तो जीवों में अपने समान यानी अपने समान संततियां उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसको जनन कहते हैं। अपने समान उत्पन्न करते हैं, न कि दूसरे, और ये उसका छोटा प्रतिरूपण होता है, यानी जो बड़े जीव है उनका छोटा प्रतिरूपण। तो ये जनन की सिंपल सी परिभाषा है, जीवों में अपने समान संततियां उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं आवृतबीजी पादपों में जनन के प्रकार। आवृतबीजी पादपों के अंदर जनन को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला है अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के अंदर यदि हम परिभाषा की बात करें, नाम से पता चल रहा है अलैंगिक अर्थात इसमें नर व मादा के दोनों भागों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन नहीं होता है, जब क्योंकि युग्मकों का निर्माण जो है वो नर और मादा के द्वारा ही होता है, तो इसके अंदर है वो युग्मकों की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही इसमें बनते हैं।
तो ये इसकी परिभाषा है। और लैंगिक जनन के अंदर यानी इस प्रकार के जनन में है वो अर्धसूत्रण भी होगा और युग्मकों का निर्माण भी होगा और युग्मकों का सलियन भी होगा। तो लैंगिक जनन में नर एवं मादा के अंदर अर्धसूत्रण एवं युग्मकों के सलियन के द्वारा होने वाला जो जनन है वो लैंगिक जनन कहलाता है, जिसकी चर्चा हम लैंगिक जनन की चर्चा आगे करेंगे। पहले करते हैं हम अलैंगिक जनन को। फिर से दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता अर्थात इस प्रकार के जनन में प्रवर्धन तो है वो बीजों द्वारा ही होता है, लेकिन अर्धसूत्रण एवं युग्मक सलियन इसमें नहीं होता, यानी बीज के द्वारा पौधा का निर्माण फिर से होगा, लेकिन उस बीज के अंदर अर्धसूत्रण और युग्मक सलियन नहीं होता है। दूसरा प्रकार जो है वो है कायिक जनन, जिसका दूसरा नाम है कायिक प्रवर्धन। अर्थात इसकी परिभाषा ये होगी कि पौधे के कायिक भाग, कायिक का मतलब होता है काय यानी शरीर, यानी पौधे के जो शरीर यानी पौधे के कोई भी अन्य भाग फूल को छोड़कर, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, तो इनके द्वारा यदि प्रवर्धन होता है, नई पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उस जनन को कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो है प्राकृतिक कायिक जनन, यानी प्रकृति के अंदर अपने आप घटित होता है पौधों के अंदर, और दूसरा होता है कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल विधियां होती है जो मनुष्य के द्वारा है वो अपनाई जाती है उनकी नस्लों को सुधारने के लिए या उनके है वो संचयन करने के लिए। तो इस प्रकार की विधियों के द्वारा जो होता है जनन वो होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इसकी दो प्रकार की विधियां हैं, जिसका हम आगे और भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर सबसे पहला जो प्रकार है वो है तनों के द्वारा, यानी तनों के द्वारा भी नई पादपों का विकास हो सकता है, जिससे नए पादप का तने से विकास होगा। उनमें देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ प्रकार दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है प्रकंद अर्थात अदरक और हल्दी। दूसरा है कंद आलू, इसका उदाहरण है, देखिए आलू का आपको हम एक चित्र दिखाते हैं, इसमें देखिए आलू के अंदर आंख जो गड्ढे के समान संरचना है, और इन्हीं आंखों के अंदर से अंकुरणशील आंख कलिका का विकास होता है। इस अंकुरणशील आंख कलिका के यदि जितने टुकड़े करके हम जमीन के अंदर बोते हैं आलू के, उतने ही नए पौधे विकसित हो सकते हैं। तो ये है आलू जो है वो तने का एक रूपांतरण है। सल्ककंद के अंदर लहसुन, घनकंद के अंदर अरबी, ऊपरी बूझतारी के अंदर घास, अंत बूझतारी में पुदीना और बूझतारी में स्ट्रॉबेरी। प्रकंद, कंद, सल्ककंद और घनकंद ये चारों के चारों प्रकार जमीन के अंदर पाए जाने वाले तने हैं, जो जमीन यानी भूमिगत तने हैं। और ऊपरी बूझतारी, अंत बूझतारी और बूझतारी ये है वो अंतर्वर्ती जो है वो आधे जमीन के अंदर रहते हैं, आधे बाहर रहते हैं, ऐसे तरह। इसके बाद आते हैं जड़ों के द्वारा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो कंदीय मूल होती है, उन मूल के अंदर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है, यानी पास में से कुछ शाखाएं निकलती है, जड़ें निकलती है, उनको कहते हैं अपस्थानिक कलिकाएं। वहां से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और उनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। उसके अंदर देखिए ये हम आपको शकरकंद के अंदर कंदमूल द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है ये चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। और भी उदाहरण है एस्पेरेगस और डहेलिया का। अगला जो है वो है पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। पत्तियों के द्वारा भी कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि दो उदाहरण आपको हम बताते हैं। पत्थर चटा, जिसका आपका नाम आपने सुना होगा, ब्रायोफिल्म कहते हैं इसको। पत्थर चटा के अंदर पत्तियों के द्वारा और बिग्नोनिया में भी पत्तियों के द्वारा जनन हो जाता है। अब पत्थर चटा की बात करें तो देखिए इस चित्र के अंदर पत्थर चटा के जो किनारे होते हैं, इनकी पत्तियों के जो किनारे होते हैं, इन किनारे जहाँ पर ये मध्य सिरा से जो सिराएं निकलती हैं, उन सिराओं का जो अंतिम छोर होते हैं वहां पे कुछ इनकी पत्तियां नीचे जमीन के अंदर गिरती है और इसके ऊपर रेत आ जाती है। और जब परिस्थिति अनुकूल होती है उस समय यहाँ से है जहाँ पर पत्तियां गिरी हुई है वहां पे जो अंतिम छोर है इनके, वहां पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और नई पादपों का निर्माण हो जाता है।
इसी प्रकार बिग्नोनिया में भी पर्ण वंश से होता है। देखिए नीचे वाला चित्र देखिए, इनके अंदर ये पर्ण है, इसके पर्ण के अंदर जो पर्ण वृंत है जहाँ से पर्ण कलिकाओं का निर्माण होता है, और पर्ण जहाँ कलिकाएं निकलती है वहां से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये पत्तियों के द्वारा पादपों में कायिक जनन की विधियां हैं। अगला है जननांगों द्वारा, यानी कुछ पादपों के अंदर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिक पत्र प्रकलिकाएं यानी बुलबिल्स निकलते हैं, उनके द्वारा नए पादप विकसित हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के अंदर रामबांस और रतालू, ये चित्र के द्वारा देखिए, इसके अंदर ये पत्र प्रकलिकाएं निकली हुई है, तो इसके अंदर है वो जनन जो है वो जननांगों द्वारा होता है। तो ये थे 4, जड़ों द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा। तो ये 4 प्रकार है जो है कायिक प्रवर्धन की जो विधियां है वो है प्राकृतिक प्रकार की विधियां जो प्रकृति के अंदर पौधों के अंदर पाई जाती है। अगली जो विधियां है वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, यानी मानव द्वारा है वो कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। पौधों के अंदर जो कुछ नस्ल सुधार के लिए या कुछ ऐसी विधियां अपनाई जाती है, तो वाणिज्यिक उत्पादन के लिए भी है इस विधियों को अपनाया जाता है। जिसमें देखिए 3 प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। सबसे पहली है कर्तन, इसके बाद है दाब लगाना और तीसरी विधि है रोपण। तो सबसे पहले हम कर्तन के बारे में पढ़ेंगे। कर्तन अर्थात कटिंग्स, यानी कटिंग्स की जाएगी। अब इस कर्तन के अंदर यदि हम बात करें तो 2 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला है स्तंभ कर्तन स्टेम कटिंग, और सेकंड प्रकार का है रूट कटिंग। तो पहले हम स्तंभ कटिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्तंभ कटिंग का मतलब है कि पौधे के स्तंभ भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उन कटे हुए भागों को जमीन के अंदर रोप देते हैं। कुछ समय पश्चात इनके अंदर से नई जड़ें और नया पादप विकसित हो जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ कारक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि प्रवर्धन की लंबाई डिपेंड करती है। दूसरा, पादप जो होती है उसकी मात्र पादप की जो आयु है वो भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक आयु का पादप आपने उसके टुकड़े करके आपने रोप दिए, तो उसके अंदर ऐसी हो सकता है घटनाएं नहीं हो। और रोपाई का वातावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वातावरण का ध्यान रखा जाता है। तो वातावरण के अंदर ये विशेष परिस्थितियों में ये उगते हैं, अन्यथा ये पौधे नहीं उग पाते। तो इनके अंदर जो स्तंभ कर्तन के अंदर जो कुछ विशेष है उनके अंदर उदाहरण की यदि हम बात करें तो गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है और बोगनविलिया है। तो इन पौधों के अंदर स्तंभ कर्तन द्वारा कायिक प्रजनन करवाया जा सकता है। तो दूसरा इसका है मूल कर्तन, मूल यानी जड़ अर्थात रूट कटिंग्स, यानी इस विधि के अंदर जिन पौधों के अंदर कायिक प्रवर्धन कराया जाता है उनकी मूल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और उनको उदर स्थिति में लगाया जाता है। उदर स्थिति में इसलिए लगाते हैं ताकि शीर्ष पर उपस्थित उपस्थानिक कलिकाएं जो है वो प्रस्फुटित हो जाए, यानी शीर्ष वाला भाग है वहां से वो कलिकाएं निकले और नई पादप का निर्माण कर सके। इसके अंदर भी हम उदाहरण की बात करें तो नींबू, अमरूद, सेब और चेरी, तो ये इनके उदाहरण है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो नोट्स है वो ये है कि ये सभी जो विधियां होती है पादपों के अंदर जनन की, ये उपयुक्त परिस्थितियों में ही संपन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। दूसरे प्रकार की कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि जो है वो है दाब लगाना अर्थात लेयरिंग। लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग कैसे करते हैं? तो इस विधि के अंदर जो है शाखा को मुख्य पादप से अलग किए बिना इस विधि को अपनाया जाता है, यानी जो मेन पादप है उसकी शाखा को पहले अलग नहीं किया जाता है, पहले इस विधि को अपनाया जाता है, उसके बाद इसकी मेन शाखा को अलग किया जाता है। इसके अंदर भी 2 प्रकार की विधियां हैं। पहला है टीला दाब विधि और दूसरी प्रकार की जो विधि है वो है वायु दाब या गुटी लगाना। तो पहली विधि का हम पहले अध्ययन करते हैं, जैसे कि टीला दाब विधि अर्थात माउंड लेयरिंग। टीला दाब विधि के अंदर इस विधि के अंदर तने की शाखा को जमीन के अंदर दबा देते हैं, यानी जो शाखा होती है उसको खींचते हैं और उसको जमीन के अंदर दबा देते हैं। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इनकी जो पर्व संधियां हैं, जमीन के अंदर जो शाखा आपने दबाई है उसके अंदर पर्व संधियां दबी हुई होनी चाहिए और इसका शीर्ष भाग जो आपने शाखा दबाई है उस शाखा का जो शीर्ष भाग है वो जमीन के बाहर होना चाहिए। कुछ समय पश्चात यानी 2-4 दिन 5 दिन के पश्चात है इन जहां पर जो पर्व संधियां दबी थी जमीन के अंदर, उस पर्व संधियों से जड़ें निकलती है और जड़ें निकलने के पश्चात
उस शाखा को मात्र पादप से काट करके अलग कर लिया जाता है। तो जिस पादप से ये अलग करते हैं तो ये पास में एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। और ये भी विधि जो है वो चमेली और मोगरा के अंदर अपनाई जाती है। लेकिन एक बात खास तौर से ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ये भी है उपयुक्त परिस्थिति के अंदर ही संपन्न होती है, अन्यथा ये विधि काम की नहीं है। इसको हम चित्र के अंदर देखें तो ये देखिए, ये एक चित्र है जिसके अंदर पादप की इस टहनी को हमने दबाया है, रेत आ गई ऊपर, प्रवसंध्या नीचे है, इसके शीर्ष भाग ऊपर है और कुछ समय पश्चात जड़ें निकलेगी। इस पादप को मुख्य शाखा से अलग कर लिया जाएगा। दूसरे प्रकार की जो विधि है वो ये है कि वायुदाब या गुटी लगाना, अर्थात एयर लेयरिंग और गुटी। इस विधि का प्रयोग वृक्षों पर किया जाता है, यानी बड़े जो वृक्ष होते हैं उस वृक्षों के अंदर ये विधि काम की है। पहले वाली विधि जो पड़ी थी वो शाखाएं, जिसकी पौधों की शाखाएं मुड़ने वाली जो होती है उन पौधों के अंदर काम में ली जाती है, लेकिन ये विधि बड़े वृक्षों के अंदर काम में ली जाती है। इस विधि के अंदर जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखा को चारों ओर से एक वलय बनाई जाती है और जहां पर वलय बनाई गई है उस वलय पर, वलय के ऊपर है, ऊपर जो है वो एक या तो आप मोस या फिर गीली मिट्टी या फिर गीली रुई से ढक दिया जाता है और ऊपर एक जो आप गीली मिट्टी से ढक रहे हैं इसको तो कहते हैं गुटी, और इस गुटी के ऊपर एक मटका या कोई पानी का बर्तन रखा जाता है, जिससे है वो पानी इस गुटी के ऊपर बूंद बूंद कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे ये भिगा हुआ रहे। 4 से 8 सप्ताह के बाद में इसके ऊपर जड़ें दिखाई देती है। जब जड़ें दिखाई देती है उस समय इस भाग को अलग करके जो जमीन होती है उस जमीन के अंदर रोप दिया जाता है, तो नए पादपों का निर्माण हो जाता है। तो यह विधि है वायुदाब विधि कहलाती है। तीसरे प्रकार की जो कृत्रिम विधि है वो है रोपण अर्थात ग्राफ्टिंग। इस विधि में दो अलग अलग पौधों की अच्छी किस्में प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की विधि को अपनाया जाता है। अब देखो, इस विधि में दो खास बातें यह है कि इसके अंदर कलम और स्कंद, यानी जिस कलम तो उसको कहते हैं कि जिस पादप के ऊपर आप अच्छे किस्म वाली जो नस्ल का जो है वो लगा रहे हो उसको कहते हैं कलम, और दूसरी होती है स्कंद, अर्थात जिस पादप यानी जिसकी किस्म अच्छी नहीं है उसके ऊपर कलम लगाएंगे। तो जिस पादप के ऊपर हम कलम लगाएंगे यानी नीचे वाला भाग जो होगा वो है स्कंद कहलाएगा। स्कंद अर्थात स्टॉक और कलम अर्थात शेन। तो ये है कलम और स्कंद, यानी नीचे वाला पौधा है वो स्कंद कहलाएगा और जिस इस पौधे के ऊपर जो ऊपरी भाग में लगाएंगे उसको कहते हैं कलम। अब इसके दो मुख्य बिंदु ये है कि कलम और स्कंद को कस करके बांधना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि दोनों की जो एदा, यानी सीधी बात है एदा तो जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम ये तो है वो सिर्फ और सिर्फ द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाए जाते हैं, एक बीजपत्री पादपों के अंदर ये विधि काम की नहीं है। तो जिसके अंदर एदा होगा तो ये इन दोनों की जो एदा है वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, अन्यथा वो पौधा जो आपने कलम लगाई है वो कलम काम नहीं करेगी। तो ये दोनों इसके मुख्य बिंदु है। इनके अंदर 4 प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहली विधि है जीवारोपण। जीवारोपण के अंदर जो है वो है कलम एवं स्कंद की समान मोटाई होगी और वी आकार का चीरा लगाया जाएगा स्कंद के ऊपर और फिर इसके अंदर कलम को फंसा दिया जाएगा। दूसरी जो विधि है वो है फच्चर रोपण, अर्थात इस विधि के अंदर यह है कि कलम और स्कंद का समान व्यास होगा, लेकिन इसमें स्कंद के अंदर वेज आकार का चीरा लगाया जाएगा। तीसरे प्रकार की है किरीट या मुकुट रोपण। इस विधि के अंदर स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना बड़ी होती है, यानी इसके अंदर स्कंद बड़ा होगा और कलम ऊपर छोटी होगी, उस कलम को उस स्कंद के अंदर फंसाया जाता है। और अगला है कलिका रोपण। इसके अंदर स्कंद के अंदर टी आकार का चीरा लगाया जाता है और फिर टी आकार के चीरे के अंदर जो कलम है उसको फंसा दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार की विधियां सभी की सभी रोपण की विधियां हैं। तो ये हमने आज जो है वो अलैंगिक जनन की कायिक जनन की अलैंगिक जनन के अंदर जो कायिक जनन है उसकी विधियां पूरी पढ़ी है, और अगला जो हमारा होगा वो होगा लैंगिक जनन से संबंधित। इसी के साथ नमस्कार,
थैंक यू।